जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी कर रहे होंगे। देखिए, आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए मैं अपने चैनल पर हर दिन नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स लेकर के आता हूं हर रोज़ 10 बजे। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से मैं 2 तारीख, 3 तारीख और ये 4 तारीख का जो करंट अफेयर्स है वो मैं लेकर के नहीं आया था। तो उन सभी को मैं एक साथ कवर करूंगा। देखिए, ये जो करंट अफेयर्स है ये पूरा द हिंदू से संबंधित है। जितने भी द हिंदू में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उन्हीं को मैं यहाँ पे पूरा शुद्ध हिंदी में लेकर के आता हूँ, जो कि आपको रेयर ही किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप जरूर देखिएगा। ये खास करके यूपीएससी और स्टेट के पीएससी के लिए खास करके इम्पोर्टेंट रहेंगी। बाकी अगर आप बाकी अदर भी कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें भी आप अगर उस तरीके से समझना चाहते हैं उस लेवल तक करंट अफेयर्स को, तो बिल्कुल आपका स्वागत है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत जो 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा था उन सभी को एक साथ यहाँ पे पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है इसमें। एक बार पूरा रुक करके लास्ट तक सारे टॉपिक्स को आप देखिएगा। ये जैसे कि देखिए यहाँ पे कृत्रिम मिठास है, तो इससे संबंधित ये न्यूज़ में क्यों है और इसकी बेसिक चीज़ें क्या हैं, हमारे एग्ज़ाम के लिए किस तरीके से ये इम्पोर्टेंट है, तो इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होता है ये द हिंदू के कारण से। आप अभी यकीन नहीं करेंगे जब हम लोग इन सभी को पढ़ेंगे। अगर आप अच्छे से समझ गए हैं, पहले से द हिंदू समझ रहे हैं कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हिंदी मीडियम में कई लोग जब यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं तो उनको कई बार ऐसा कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कभी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, द हिंदू नहीं पढ़ा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है कि आप नहीं पढ़े थे तो आप उस समय वैसा स्थिति में आपने कर लिया, लेकिन हकीकत में ये जो द हिंदू है ये आपको बहुत बड़ा डायरेक्शन देता है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या टॉपिक कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश मीडियम के जितने भी बंदे हैं वो लोग देखेंगे कि आप हमेशा वो लोग ये जो द हिंदू का न्यूज़पेपर है बहुत ज़्यादा उस पर फोकस रखते हैं। आपको लगता है कि केवल इसमें न्यूज़ ही है, न्यूज़ नहीं है। अभी देखिए, हम लोग ये द हिंदू से आज आप जो टॉपिक पढ़ेंगे, देखिए कितना ज़्यादा टॉपिक आप कवर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कृत्रिम मिठास ये क्या है, ये छोटा छोटा वर्ड एग्जाम में आता है। ये अल नीनो का प्रभाव, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कि किस तरीके से यहाँ पे इसकी प्रकृति क्या है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग उसके बेसिक चीज़ों को भी समझेंगे। तो ये तो टॉपिक हमारे को द हिंदू से मिला, लेकिन इसी के बेस पे हम लोग इसके बेसिक चीज़ों को भी समझ गए। इसी तरीके से देखिए यहाँ पे अभी हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बेल आउट की योजना बनाई है। मतलब उसको 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर देने की योजना बनाई है आईएमएफ ने। तो हम लोग आईएमएफ के बारे में पढ़ेंगे और ये जो 3 बिलियन का ये जो बेल आउट है, तो ये बेल आउट क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से देखिए कोर इंडस्ट्रीज से संबंधित क्या अभी न्यूज़ है, क्या न्यूज़ में क्या चल रहा है, कोर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से कितने नंबर पे इंडस्ट्रीज हैं, इन सभी को हम लोग इस वीडियो में अभी पढ़ने वाले हैं। उसके बाद से तुअर दाल की कीमत में 25% वृद्धि हुई है। तो 25% वृद्धि जो है न्यूज़ में किस तरीके से है, क्या हुआ है, इसको सरकार कैसे मैनेज करेगी, तुअर दाल क्या होता है, दालों से संबंधित जो बेसिक चीज़ें वो क्या है, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद से देखिए भारत के 30 महत्वपूर्ण खनिज, इनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये खनिज का ये जो 30 महत्वपूर्ण जो खनिज है वो न्यूज़ में चर्चे में क्यों है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये 30 खनिज का पहचान कौन करता है, उन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जल जीवन मिशन अभी करेंट में क्यों है, कब बना, कैसे बना, सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। रानी दुर्गावती अभी न्यूज़ में, ये न्यूज़ में क्यों, ट्रेंडिंग में क्यों है, तो इनके बारे में अभी पढ़ेंगे। उसके बाद से एनिमल डिस्कवरी, इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये डिस्कवरी क्या हुआ, किससे संबंधित है, ये डिस्कवरी कौन करता है हमारे इंडिया लेवल पे। अब यहाँ पे देखिए
आर्टेमिस मिशन, ये आर्टेमिस मिशन क्या है, किसके थ्रू किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, इन सभी का बेसिक चीज़ों को पढ़ेंगे। केरल सरकार और केरल के गवर्नर के मध्य जो विवाद अभी बढ़ी है, ये न्यूज़ में है। तो ये क्यों न्यूज़ में क्यों है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें क्या क्या है, संविधान से संबंधित जो हम लोग को याद रखना है, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। गवर्नर की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे है पेंगोंगसो लेक, तो ये लेक अभी विवादित है, चर्चे में है। क्यों चर्चे में है, इसकी बेसिक चीज़ें क्या है, इसके मैप देखेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ें केवल ये द हिंदू के न्यूज़ से पढ़ लिया, इतनी सारी चीज़ें। क्या आप इस तरीके से साधारण तरीके से जब आप बुक पढ़ते हैं तो क्या ऐसे इस तरीके से पढ़ पाते हैं क्या, नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए हम लोग कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान देंगे। और देखिए मैं पूरा कोशिश करूँगा, आप लोग अगर मेरे वीडियो को लाइक करते हैं, लाइक करने का मतलब केवल इतना है कि आप लोगों को जो मेरा मेहनत है वो समझ में आ रहा है, सही तरीके से आपको फील हो रहा है। और आप ये चाहते हैं कि मैं डेली डेली अपने टाइम पर ये जो वीडियो है इसका बना करके लाऊं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये सब चीज़ें यूनिक है, मैं बहुत सारे वीडियोस देखा है यूट्यूब में, लेकिन आपको पूरे तरीके से इस तरह नहीं मिलेगा। आपको क्या करेंगे, द हिंदू का आपको न्यूज़पेपर सामने दिखेगा, उसी से आपको छाट छाट के बताएंगे, इंग्लिश में रहेगा, वर्ड आपसे नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप नोट्स बना सकते हैं, जो मैं आपको बताऊँगा। चलिए देखते हैं अब, क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, लंबा होगा, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। मैं ये चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन जो चीज़ आप यहाँ से सीखेंगे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ इसमें कवर नहीं किया हूँ मैं, है ना। जितना जो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मैं उसी को कवर किया हूँ। चलिए देखते हैं अब हम लोग अपना करेंट अफेयर्स में जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है फटाफट देखते हैं, ध्यान देंगे। अब देखिए कृत्रिम मिठास, सबसे पहले ये न्यूज़ में है कृत्रिम मिठास। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए अभी WHO कृत्रिम मिठास से बनी वस्तुओं के सेवन से कैंसर, टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग और समय से पहले जन्म का खतरा बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। कृत्रिम मिठास क्या है हम लोग इसको भी जानेंगे, लेकिन इससे पहले यहाँ पे ये जो एक हेडलाइन समझ रहे हैं आप इसको, तो इसमें आप क्या टॉपिक निकाल लेंगे अपने प्रीलिम्स के लिए। आप कभी कभी देखे होंगे कि हाल ही में चर्चित कृत्रिम मिठास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य है में से ये भी आपको देख सकता है कि इससे क्या क्या हो सकता है, होने की संभावना क्या है, कैंसर, टाइप 2 मधुमेह, हृदय रोग, इन सभी चीज़ों की संभावनाएं हैं। इन सभी चीज़ों से ये जो बीमारियां होने की संभावना है कृत्रिम मिठास से, तो ये भी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो कृत्रिम मिठास है इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करने से हम लोग को क्या क्या बीमारियां हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं कि अब ये कृत्रिम मिठास क्या है। ये चीनी का एक कृत्रिम विकल्प है। और देखेंगे आप अभी न्यूज़ में इस तरीके से आ रहा है कि जितने भी अभी हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो पीते हैं ना, मीठा लगता है जो, तो वो जो मिठास है ना, वो मिठास कृत्रिम मिठास है। ये कृत्रिम मिठास के अंतर्गत आते हैं। ये इन सभी को स्पार्टेम भी कहते हैं, स्पार्टेम, ठीक है, स्पार्टेम भी कहते हैं। तो हो सकता है ये वर्ड थोड़ा ज़्यादा चर्चे में, तो स्पार्टेम करके इस तरीके से आ जाए। ये किससे संबंधित है, तो कृत्रिम मिठास संबंधित है। च्युइंगम वगैरह जितने भी च्युइंगम अलग अलग प्रकार के आते हैं, उसमें जो मिठास रहता है ना, वो मिठास भी यहाँ पे कृत्रिम मिठास है। क्योंकि जो कृत्रिम मिठास है वो कहीं ना कहीं शक्कर हर जगह पे उसका उपयोग नहीं हो रहा है, प्लस उससे ज़्यादा मिठास जो है इसमें मिलता है कृत्रिम मिठास में। देखिए इसके बारे में और आगे बढ़ते हैं। मिठास रासायनिक रूप से संश्लेषित होती है और नियमित चीनी से उच्च कैलोरी के बिना मीठा स्वाद प्रदान करती है। तो इसके बारे में क्या क्या जान लिया आप, रासायनिक रूप से संश्लेषित होती है पहला। दूसरा क्या होता है, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती, उतना ज़्यादा कैलोरी की ज़रूरत नहीं होती, उससे ज़्यादा ये मिठास प्रदान करता है, कम कैलोरी में भी ये मिठास प्रदान करता है। क्योंकि हम लोग पता है कि चीनी शक्कर में कैलोरी ज़्यादा होता है, उसी कारण से यहाँ पे हम लोग मिठास लगता है। लेकिन यहाँ पे क्या उसमें कम रहेगा, फिर भी ये बहुत ज़्यादा मिठास प्रदान करेगा, कृत्रिम मिठास, ठीक है।
वर्तमान में विभिन्न खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थों में इसका उपयोग किया जा रहा है। देखिए आगे, सोडा, चीनी मुक्त डेजर्ट, कोल्ड ड्रिंक, च्युइंगम और कम कैलोरी वाले स्नैक्स, इन सभी में कृत्रिम मिठास का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। तो इस चीज़ों के लिए आप इस यहाँ से आप देख लीजिएगा आपको क्या क्या चीज़ें प्रीलिम्स मेंस के लिए कैसे क्या क्या चीज़ें टॉपिक्स निकालनी है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग, आईएमडी के द्वारा भी बताया गया है कि यहाँ पे अल नीनो का प्रभाव है, इसके कारण से हमारे इंडिया के क्षेत्र में कम बारिश होने की संभावना है। अभी हमारे पास जुलाई के महीने में अब लगातार बारिश होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है ना। तो यहाँ पे आईएमडी के द्वारा ये बताया गया है, आईएमडी क्या है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। अब ये क्या बताता है यहाँ पे न्यूज़ में, ये क्या न्यूज़ में ये क्यों चर्चे में है, क्योंकि अभी अल नीनो का प्रभाव हमारी तरफ है और इससे ये चीज़ का अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी का जो मानसून है, इस वर्ष का जो मानसून है ये सामान्य रहेगा, बहुत अधिक नहीं हो। जिस तरीके से बारिश होना चाहिए ना, उस हिसाब से बारिश इस बार नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अल नीनो का प्रभाव है। तो अब अल नीनो का प्रभाव क्या है, अल नीनो क्या है, हम लोग इसको भी समझेंगे, ठीक है। देखिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। पहले भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी की स्थापना कहाँ पे हुई, 1875 में हुई थी। याद रखिएगा, थोड़ा सा आईएमडी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हुए चलना है, समझते हुए चलना है, और यही बताया है ना, तो ये बताया है तो इससे संबंधित चीज़ें पूछ सकता है, तो हम लोग को इसको ध्यान रखना है ना। आगे देखते हैं, यह भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है, ठीक है। आईएमडी जो है वो भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है। यह मौसम संबंधी अवलोकन और मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए एक प्रमुख एजेंसी है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि अल नीनो क्या होता है और ला नीना क्या होता है। देखिए अल नीनो क्या होता है, प्रशांत महासागर में पेरू के निकट समुद्री तट के गर्म होने की घटना को अल नीनो कहा जाता है। ला नीना क्या होता है, यह घटना सामान्यतः अल नीनो के बाद होती है। अल नीनो में समुद्र की सतह का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जबकि ला नीना में समुद्री सतह का तापमान बहुत कम हो जाता है। इसको हम लोग थोड़ा सा मैप से समझते हैं। पढ़ लिए हम लोग को जो पढ़ना था, कुछ यहाँ पे जो जितना भी बुक्स वगैरह में जो दिए रहते हैं उस हिसाब से पढ़ लिए, थोड़ा सा व्यवहारिक समझते हैं ताकि हम लोग को अच्छे से याद रहे, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग ला नीना समझेंगे, क्योंकि ला नीना जो है वो एक सामान्य स्थिति है, ठीक है। सामान्य स्थिति है मतलब, सामान्य स्थिति कहने का मतलब है कि जब आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि जो व्यापारिक कोने हैं वो लगातार अपने सामान्य दिशा में इस तरीके से चलते रहते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, गर्मी के समय में क्या होता है इससे, कि यहाँ की जितनी भी हवाएं हैं, ये सब हवाएं यहाँ से जितने भी गर्म हवाएं हैं सभी को यहाँ पास लेकर के जमा कर देती है। ये पेरू का क्षेत्र है, ये पेरू क्षेत्र है, ये हम लोग का ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है, ये ठीक है, ये म्यांमार इंडोनेशिया ये वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पे ये जो रेड आपको दिख रहा है, यहाँ पे क्या होता है, व्यापारिक पौने जो है वो गर्म हवाएं हैं, यहाँ पे पूरा वो चीज जमा हो जा रही है, ठीक है। ये सामान्य स्थिति है। ये कब होता है, ये ला नीना की स्थिति में होता है। समझेंगे इसको थोड़ा सा ध्यान दे करके। ला नीना की स्थिति में क्या होगा कि जो व्यापारिक पौने सामान्य रूप से जो चलती हैं उसी तरीके से चलेंगी, और यहाँ की जितने भी गर्म हवाएं जो हैं वो सभी को ले जाकर के यहाँ पे जमा कर देंगे। तो अगर यहाँ से गर्म हवाएं सब चले जाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ की जो यहाँ का जो किनारे जो पेरू के तट है, इस क्षेत्र में क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगा। तो इस जगह का जो वाटर है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठंड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा स्थिति रहेगा, ठीक है। लेकिन इस जगह पे क्या होगा, इस जगह पे बहुत ज़्यादा वाष्पन होगा, है ना, क्योंकि यहाँ गर्म हवाएं हैं, तो वहाँ वाष्पन क्रिया बहुत ज़्यादा करेंगी। समुद्र की जितने भी यहाँ पे यहाँ के जो पानी है वो क्या होंगे, वाष्प बन के बहुत ज़्यादा ऊपर उठेंगे। फिर उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि बादल बनेगा और बहुत तेज बारिश होगा।
तो ये जो बारिश होता है ला नीना की स्थिति में, यही बारिश हमारे ओर बरसात लेकर के आता है और हमारे क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बरसात करता है। तो अगर हम लोग इंडिया के हिसाब से देखें तो हमारे लिए ला नीना जो होता है वो परफेक्टली बहुत बेहतर होता है। ला नीना की स्थिति में हम लोग एक अच्छे स्थिति में रहते हैं, सामान्य से अधिक बारिश होता है, अच्छा बारिश होता है, जितना हमारे देश में जितना जरूरत है कृषि के लिए उन सभी चीज़ों के लिए जरूरत होता है। समझ गए ये ला नीना। ला नीना को हम लोग पहले समझें, अब हम लोग अल नीनो की स्थिति में चलते हैं। ठीक है, देखिए अल नीनो में क्या होता है, अल नीनो में जो होता है सामान्य से जस्ट उल्टा हो जाता है। सामान्य, ये सामान्य स्थिति में हम लोग देखें यहाँ पे, लेकिन जस्ट यहाँ से उल्टा हो जाता है अल नीनो में। अल नीनो में क्या होता है, जितने भी यहाँ पे व्यापारिक पौने जो गर्म हवाएं जो हैं यहाँ जमा होना था, वो क्या करते हैं, वो विपरीत दिशा में जमा होने लगते हैं, इधर साइड में पेरू के तट में इधर साइड में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि जस्ट अब वो विपरीत हो गया, इस जगह पे अब जो गर्म हवाएं हैं वो तो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ से विस्थापित हो गई हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अब यहाँ पे तो किसी भी तरीके का वाष्पन क्रिया नहीं होगा, यहाँ पे किसी भी तरीके का बादल नहीं बनेगा, तो यहाँ पे क्या बारिश भी नहीं हो पाएगा उस तरीके से, वही चीजें इधर हो जाएंगी। अब यहाँ पे क्या होगा, इस क्षेत्र में क्या होगा, इस क्षेत्र में जो पानी ठंडी होती थी बहुत ज़्यादा, वो क्या हो जाएंगी, यहाँ गर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एकदम सामान्य भाषा में समझना है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से मैं आपको चित्र के माध्यम से समझा रहा था। आप जा करके एक बार मैप को खोलेंगे और देखेंगे यहाँ पे पेरू का तट, और इधर देखेंगे ये इंडोनेशिया, यहाँ पे आप देखेंगे सॉरी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, म्यांमार का क्षेत्र इधर से, और यहाँ पे मैप अभी नहीं है, ये पूरा चाइना का क्षेत्र। आगे हम लोग चले जाएंगे तो हमारा इंडिया दिखेगा। तो हम लोगों को मेन इंडिया के हिसाब से सोचना है, हमारे लिए सोचना है कि हम लोग का क्या स्थिति बनता है। तो जब अल नीनो का स्थिति आता है उस समय हम लोग थोड़ा सा क्या परेशान हो जाते हैं। क्यों परेशान होते हैं, आगे बताता हूँ अब आपको दोनों में कंपेयर करके। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब अल नीनो की स्थिति होती है और जब ला नीनो की स्थिति होती है, ला नीना की स्थिति होती है, दोनों में अंतर करके समझते हैं। आप तुरंत क्लियरली समझ जाएंगे, परफेक्टली समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए प्रशांत महासागर में पेरू के तट पर सामान्य स्थिति से अधिक गर्म पानी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग अल नीनो कहते हैं। सेम वहीं पे क्या होता है, ला नीना की स्थिति में अधिक ठंडा हो जाता है, तो हम लोग उसको ला नीना की स्थिति कहते हैं, जो अभी मैं आपको बताया समझाया। ठीक है, व्यापारिक पौने कमजोर होने के कारण ऐसी स्थिति आती है। ये अल नीनो जो होता है, व्यापारिक पौने कमजोर हो जाती हैं। अब यहाँ पे क्या होती है, मजबूत होने के कारण से ला नीना की स्थिति बनती है। मजबूत होने के कारण से मतलब क्या है, ये पौने अपनी दिशा में चल रही हैं, अपनी दिशाओं में चल रही हैं, लगातार हवाओं को, यहाँ पे जितना हवाएं हैं सबको एक जगह पे ले जा करके यहाँ पे कर रही है। तो इसका दिशा यही है, इसलिए ये चल रहा है, यानी कि ये मजबूत है। इसका दिशा चेंज हो गया मतलब ये कमजोर है। हवा की दिशा कब चेंज होगी, जब उसके ऊपर कोई दूसरा फोर्स पड़ेगा दूसरे दिशा से, है ना। तो इसलिए कमजोर होने पे, ये बातें आप समझ गए, कमजोर होने पे क्या क्या होती है, अल नीनो की स्थिति आती है। ठीक है, दूसरा देखिए, भारतीय मानसून इससे कमजोर हो जाता है। कौन सी स्थिति में, अल नीनो की स्थिति में, जबकि ला नीनो की स्थिति में मजबूत हो जाता है। ला नीना की स्थिति में क्यों मजबूत होगा, क्योंकि ला नीना जो है वो हमारे सामान्य स्थिति है। ठीक है, ला नीना की स्थिति में पेरू का तट जो है वो ठंडा रहता है, क्योंकि वहां से व्यापारिक पौने जो हैं गर्म हवाओं को ले जा करके ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में वहां पे जमा करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, सूखे क्षेत्र में यहाँ पे वर्षा होती है, वर्षा क्षेत्र में सूखा पड़ जाता है। जैसे कि अभी क्या हुआ हमारे क्षेत्र में, हमारे इंडिया क्षेत्र में अभी बारिश नहीं हो रहा है अल नीनो के प्रभाव के कारण से। ये बारिश अब कहाँ होगा, ये बारिश होगा पेरू के तट पे, आप पूरा ये दक्षिणी, ये कहाँ गया मैप, हाँ देखिए ये वाले क्षेत्र में, ये पेरू के तट में, इधर ये पूरा दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका के दक्षिणी क्षेत्र में आप देखेंगे तो इधर साइड में बारिश होगा, जबकि होना इधर था, है ना। तो इसलिए यहाँ पे बताया जा रहा है, सॉरी ये मैप केवल दिखाऊं ना, यहाँ पे देखेंगे, इसमें मैप को मैं दिखाया हूँ। चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इस जगह पे अब यहाँ मतलब उटपटांग टाइप से यहाँ पे बारिश होगा। जैसे कि आप देखिए वर्षा क्या हो जहाँ पे वर्षा, जहाँ पे सूखा क्षेत्र है वहाँ वर्षा हो रहा है, जहाँ पे वर्षा होना चाहिए था वहाँ सूखा पड़ रहा है। मतलब पूरा मौसम मतलब मौसम पूरा उल्टा हो जाता है। अब देखिए यहीं पे क्या होता है, ला नीना के समय में क्या होता है, ये सर्वाधिक वर्षा होती है कहाँ पे, हमारे भारत में। तो ला नीना हमारे लिए बहुत बेहतर स्थिति होती है। उसके बाद से देखिए एक और कुछ कुछ फैक्ट जो है, ये सब क्या है प्रश्न में यही सब क्वेश्चन बन जाते हैं जो हम लोग फिर सोचने में परेशान हो जाते हैं। देखिए मछली का उत्पादन भी यहाँ पे कम ही हो जाता है। क्यों कमी होता है, क्योंकि अब बारिश उस स्थिति में नहीं हो रहा, जबकि वही ला नीना की स्थिति में बारिश अच्छा होता है तो वहाँ पे मछली का उत्पादन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी बारिश के समय में अगर आप देखेंगे, नदी अगर आसपास में आपका नदी डैम वगैरह होगा तो आप जाएंगे तो अभी देखेंगे खेत में देखेंगे कि लगातार मछली इधर से उधर कूद फान करते रहते हैं और कई लोग उसी में दौड़ते रहते हैं उनको पकड़ने के लिए, है ना। लगातार जाली सब चीज़ ले लेकर के दौड़ते हैं अभी बरसात में। तो वो कंडीशन कैसे होता है, बारिश बहुत ज़्यादा होने के कारण से होता है ना। देखिए आगे फसल के उत्पादन में भी कमी आती है अनलिनो में, जबकि लानिनो में क्या होता है, बढ़ जाता है। अनलिनो को जो है छोटा बच्चा कहते हैं नॉर्मली भाषा में, ठीक है। और उसी को ला नीना में यहाँ पे छोटी बच्ची कहते हैं, ठीक है। नॉर्मल भाषा है ये ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग इस तरीके की बातें भी कहते हैं। एकदम क्लियर हो गया? अगर हो गया होगा तो जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा कि अच्छे से आपको क्लियर हो गया है। अब देखिए अगला हम लोग न्यूज़ देखते हैं। इसमें हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान को 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बेल आउट देने की योजना बनाई है। ये अभी न्यूज़ में है। बेल आउट का मतलब क्या होता है हम लोग अभी देख लेंगे। देखिए बहुत समय से लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि कुछ यहाँ से आईएमएफ से हेल्प हो जाए, लेकिन आप पाकिस्तान की स्थिति भी देख रहे हैं, इसलिए उसको जल्दी से कोई भी चीज़ें कोई भी उस तरीके से उसके ऊपर बिलीव नहीं कर पाता है, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, जो पाकिस्तान की जो स्थिति है, जो इकोनॉमी है, पूरी तरीके से डैमेज हो गई है। आईएमएफ भी उसको देख रहा है, आप लगातार उससे संबंधित आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे। तो क्या है कि ये जो आईएमएफ है उसका उद्देश्य भी इसी के लिए बनाया गया है कि कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा कंपनी जो कि पूरे तरीके से लास्ट दिवालियापन की स्थिति में आ जाए, पूरे खतरे में आ जाए, तब उसको उस तरीके से वित्तीय सहायता देना है। तो इसी के उद्देश्य से ये जो आईएमएफ है वो काम करती है। तो बेल आउट्स क्या हुआ, बेल आउट्स का मतलब ये हुआ, आईएमएफ बेल आउट्स का मतलब संभावित ऐसे दिवालियापन के खतरे का सामना कर रही कंपनी या देश को वित्तीय सहायता देने के लिए एक सामान्य शब्द है। यानी कि बेल आउट हम लोग किसके लिए यूज करेंगे, मतलब अगर आईएमएफ जो है अगर किसी कंपनी या किसी भी देश को ये सहायता दिया तो इससे क्या हो गया, वो अपनी खराब स्थिति से बाहर निकल गया, बेल आउट हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है कि बेल आउट, हाँ अभी हाल ही में चर्चित या न्यूज खबरों में लगातार चर्चित बेल आउट शब्द किससे संबंधित है, तो आईएमएफ से संबंधित है, या फिर ऐसा पूछ दे ये संभावित दिवालियेपन के खतरे सामना कर रही कंपनी या देश को आईएमएफ के द्वारा दिया गया वित्तीय संबंध, तो वो आंसर आपका सही होगा, ठीक है। याद रखेंगे, कोशिश करेंगे कि जहाँ भी आप जब भी पढ़ें तो वहाँ ट्राई करें कि प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं, थोड़ा सा अलग अलग तरीके से सोचें, ठीक है। ये जो बेल आउट्स है ये किस तरीके से दिया जा सकता है, ऋण के रूप में, नगद के रूप में, बॉन्ड के रूप में, और स्टॉक खरीद के रूप में भी ये दिया जा सकता है। एक बेल आउट के लिए प्रतिपूर्ति की आवश्यकता होती है यहाँ पे, यानी कि एक तरीके से आवश्यकता हो सकती है। कहने का मतलब कि हम लोग कुछ ना कुछ रिजर्व में रख सकते हैं, कई स्थिति में नहीं भी रखना पड़ता है, तो दोनों की स्थिति होती है यहाँ पे, ये बोला जा रहा है, ठीक है। जैसे देखिए आप यहाँ पे बॉन्ड वगैरह ये सारी चीज़ों करा करके, चाहे कुछ प्रॉपर्टी किसी ना किसी तरीके के साथ कोई बॉन्डिंग वगैरह करके देते हैं, उन्हीं के बारे में बताया जा रहा है। खास करके आपको बात याद रखना है कि बेल आउट्स किससे संबंधित है। आगे देखिए, लेकिन अक्सर अधिक निरीक्षण और नियमों के साथ होता है, ये तो हो गया, समझ गए हम लोग। देखिए एक चीज और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है,
IMF क्या है, ठीक है। IMF के बारे में हम लोग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अभी न्यूज़ में है तो। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का फुल फॉर्म है, हम लोग इसको कहते हैं हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि इसमें 190 देश शामिल हैं इसमें, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1945 में। कहाँ पे, तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंतर्गत हुई थी, उसी में हुई थी इसकी स्थापना। अब उसके बाद से देखते हैं कि हमारे भारत की क्या स्थिति है इसमें। तो हमारा जो भारत है वो 27 दिसंबर 1945 से इसका मेंबर है, ठीक है, इसका मेंबर है इसमें। और इसका जो मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट्स के अंतर्गत। देखिए ये जो IMF है, ये IMF जो है ये 2 रिपोर्ट्स भी निकालता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप प्रीवियस ईयर का अगर क्वेश्चन देख रहे होंगे तो उसमें आप देखेंगे कि IMF के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से रिपोर्ट्स निकाले जाते हैं। तो खास करके देखिए 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगातार इससे रिपोर्ट्स आते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, दूसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। देखिए आपको जिस तरीके से आप अभी तक पढ़ रहे होंगे, अभी तक आप टिके हैं, तो आपको ये ज़रूर भरोसा हो गया होगा कि हकीकत में किसी भी तरीके का न्यूज़ में जो एक अलग तरीके से जो राजनीतिक वगैरह चीज़ें हैं उस पर डिस्कस करते रहते हैं, आप देखे होंगे यूट्यूब में जो भी इस तरीके से, वो सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, पूरा टू द पॉइंट आपको मिल रहा है सारी चीज़ें। प्लस यहाँ पे देखिए, यहाँ मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जो आपको इंग्लिश में मिलेगा, जैसे कि ये ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। अगर आप इसको इस तरीके से याद नहीं रखेंगे इंग्लिश में ही तो आप भूल जाएंगे, या तो आप बहुत डिफिकल्ट, कहीं कहीं पे हिंदी डिफिकल्ट हो जा रहा है। अब यहाँ पे जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये आपको हर जगह पे सुनने को मिलेगा, तो इसलिए इस तरीके का वर्ड आपको रहेंगे वो इंग्लिश में रखेंगे, उसको याद रखेंगे, उसी तरीके से याद रखेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये देख लिए, आगे देखते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज, ये अभी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चे में है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है ये। अभी के जितने भी अभी आसपास में एग्ज़ाम होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा इसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा ये। देखिए क्या होता है इसमें, न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है ये अभी देखिए कि पिछले साल मई के महीने में कोर सेक्टर जो है उसका जो ग्रोथ है वो 19.3% से अधिक हुआ था पिछले साल के मई महीने में, जबकि इस वर्ष के मई महीने में ये कोर सेक्टर का ग्रोथ केवल और केवल 4.3% ही हुआ है। कितना ज़्यादा गैप दिख रहा है इन दोनों में। तो ये अभी न्यूज़ में इसलिए चल रहा है, द हिंदू में आप देखे होंगे तो। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इसके लिए न्यूज़ में चर्चे में है। अब हम लोग इसके बेसिक चीज़ों को समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि ये कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज होते क्या हैं। कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज किसको कहेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास 8 प्रमुख क्षेत्र के उपयोग मतलब 8 प्रमुख प्रकार के हमारे पास कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज है, मतलब 8 हमारे पास कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। अब हम लोग उसको थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं, पहले चित्र में देखते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे उसके बारे में। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, कोल सेक्टर है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, स्टील है, सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है और इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं और इसका परसेंटेज देखते हैं। देखिए ये जो यहाँ पे जो क्षेत्र हैं उन सभी को उनका कितना कितना जो वेटेज है, जो भार है, उसके हिसाब से हम लोग इसको मतलब सीक्वेंस में घटते क्रम में जमा करके रखे हैं। चलिए देखते हैं उसको। देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे रिफाइनरी जो उत्पाद है उसका सबसे ज़्यादा भार है, यहाँ पे 28.04% है।
तो इसको थोड़ा सा सीक्वेंस में याद रखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, हमारे इकोनॉमी में इसका बहुत ज़्यादा भार है रिफाइनरी उत्पाद का। दूसरे नंबर पे आता है बिजली उत्पाद। इसमें देखिए आप 19.95% का यहाँ पे इसकी भार है। उसके बाद से देखिए स्टील, स्टील के अंतर्गत 70.92% है। उसके बाद से देखिए कोयला 10.33% है। उसके बाद से देखिए कच्चा तेल, कच्चा तेल का 8.98% है। उसके बाद से प्राकृतिक गैस का 6.88% है। सीमेंट का 5.37% है और उर्वरक का 2.63% है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से प्रश्न यहीं से ज़्यादातर आने की संभावना है, क्योंकि कई बार ऐसा प्रश्न बन जाता है कि इसमें से 8 प्रमुख कोर सेक्टर के अंतर्गत सबसे अधिक किस क्षेत्र का भार है, तो रिफाइनरी का हो सकता है कि घटते क्रम में बताइए, ये भी हो सकता है, इस तरीके से भी प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। देखिए इन सब चीज़ों को इतना ज़्यादा आपको हर तरीके से इंग्लिश को बेहतर तरीके से हिंदी में करना, प्लस उसके बेसिक बेसिक चीज़ों को रखना। देखिए मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा संतुष्टि फील कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें लगभग दिन भर से लगा हुआ था इस चीज़ को करने में। मैं इसको अगर हड़बड़ी में मैं कर देता कि नहीं टाइम पे वीडियो डालना ही है और मैं हड़बड़ी करके डाल देता, तो मैं कई बार ऐसा करता हूँ तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अपने अंदर से। अभी बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं रियल में यहाँ पे मेहनत किया हूँ। आप भी एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, लाइक करके। ठीक है, अगर कोई भी अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। डेली आपको मैं पूरा कोशिश करूँगा कि समय से पहले भी वीडियो दे सकूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे इसी के बारे में। अब देखिए ये जो कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सभी के बारे में कौन कितनी उत्पादकता है, कौन किसका वेटेज है, कितना वेटेज किसका है, ये सारी चीज़ों का यहाँ पे निर्धारण कैसे होता होगा। इनसे ये जैसे ये रिपोर्ट आया है, ये रिपोर्ट कैसे आया होगा, कोई तो ऐसा यहाँ पे मैकेनिज्म होगा ना, तभी तो वहाँ से उसको अच्छे से उस चीज़ समझ करके कोई ना कोई ऐसा संगठन होगा जो समझ करके इसके बारे में सूचकांक तरीके से ये सब निकाल रहा होगा। तो वो होता है हमारे पास इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, यानी कि IIP। ठीक है, औद्योगिक उत्पाद का सूचकांक हिंदी में कहते हैं। IIP आप बार बार सुने होंगे। तो यही जो है, ये जितने भी ये 8 कोर सेक्टर्स हैं, इन सभी के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है, उनके सूचकांक को यहाँ पे निर्धारित करता है। ये किसके अंतर्गत है, IIP किसके अंतर्गत है, तो जो IIP है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतर्गत है। और ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है ये किसके अंतर्गत है, तो ये सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा इसके अंतर्गत है। ठीक है, देखिए ये जो सूचकांक है क्या है, एक संकेत है जो कि निश्चित अवधि और दौरान औद्योगिक उत्पादों के उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन को मापता है। ठीक है, किसके अंतर्गत मापता है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत। कौन सा मंत्रालय होगा, सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। और ये मासिक रूप से संकलित करता है और प्रकाशित करता है। इसका जो बेस ईयर क्या है, आधार क्या है, आधार वर्ष। IIP का आधार वर्ष क्या है, 2011-12। कई बार यहाँ से प्रश्न आ जाते हैं। तो ये जितने भी चीज़ें यहाँ पे कवर किया गया है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं कहीं पे भी कोई भी कंजूसी नहीं किया हूँ, नहीं तो मैं हो सकता था कि जल्दी से वीडियो बना करके ख़त्म कर देता। लेकिन देखिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो उसको हमेशा हम लोग को सामने रखना ही होगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें तो अभी और इधर उधर का कचरा चीज़ तो मैं बताया ही नहीं हूँ, और वो ज़रूरी भी नहीं है। ठीक है, ज्ञान तो बहुत सारा ले सकते हैं, लेकिन उसको अरेंज करके भी रखना पड़ेगा ना। तो उस हिसाब से देखिए आपको जो जो चीज़ें रखा हूँ उसमें कंजूसी मत कीजिएगा, बहुत अच्छे से नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हम लोग देखेंगे अब तुअर दाल की कीमत में 25% की वृद्धि। यह भी न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चे में है कि जो
तुअर दाल है, दाल का ही दाल है। देखिए यहाँ पे तुअर दाल किसको बोलते हैं आप देख के समझ जाएंगे, यदि आपको नहीं पता होगा तो। सभी चित्रों का सभी टॉपिक्स का चित्र वगैरह सब चीज लगा के रखा हूँ कि आप एंगेज रहें, लगातार देखते समझते रहें, तो इससे क्या होता है ज्यादा याद होता है। तो इस तरीके का होता है तुअर दाल, ठीक है। तो दाल में अगर आप देखेंगे ना, उसके बारे में सारी चीजें मैं बताऊंगा आपको। लेकिन क्या होता है कि हम लोग हमारे देश में ना वर्ल्ड से मतलब वर्ल्ड लेवल पे हम लोग सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग उतना ज्यादा उसका उपभोग भी कर लेते हैं। तो इसलिए हम लोग के पास क्या होता है कि हम लोग हमेशा इसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि 25% हम लोग उत्पादन कर लेते हैं और 27% हम लोग उपभोग कर लेते हैं, ठीक है। अपने ही देश में खपत तो होता ही है, बल्कि कमी भी पड़ जाती है। तो जो यहाँ पे जो 2% है, इसको मैनेज करने के लिए हम लोग को बाहरी देश से इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, दाल को, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ कि दालें यहाँ पे कमी पड़ी, दाल का उत्पादन सही से नहीं हो पाया। तो उससे क्या हुआ कि दाल अब सेम वही नियम है कि मांग यहाँ पे बढ़ गई है, वस्तु की उत्पादकता में कमी हुई तो उसकी मांग बढ़ेगी। अब यहाँ पे मांग बढ़ गई है, मांग बढ़ी है तो मांग बढ़ेगा तो कीमत बढ़ जाएगा, तो कीमत बढ़ गया है। अब सरकार इसको मैनेज करने के लिए बाहरी देशों से दाल निर्यात करने का सॉरी आयात करने का, सही बोल रहा हूँ ना, आयात। कभी कभी इसलिए कभी कभी ना हम लोग उसको इंग्लिश में यूज कर लेते हैं। इंपोर्ट अगर मैं बोलूँ तो इंपोर्ट से अच्छे समझ में आता है एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट से समझ में आ जाता है कि बाहर की ओर जा रहा है। इंपोर्ट इन इन आई इन इस तरीके से रहता है। तो इंपोर्ट मतलब उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, मंगा रहे हैं, अपने देश के अंदर ले रहे हैं। तो आयात निर्यात, आयात करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सही बोल रहा हूँ, कमेंट करके बताइएगा। आयात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अभी जो ऐसी स्थिति आ रही है दालों की, इसमें कीमत में वृद्धि हो रही है। तो इसके कारण से क्या है कि अभी सरकार जो है अफ्रीकन कंट्री, देखिए ये ईस्ट अफ्रीकन कंट्री जो है, यहाँ से और म्यांमार से, ये दो जगह से अभी दाल मंगाने की यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, ताकि ये जो अभी यहाँ पे इतना जो कीमत है इसको हम लोग मैनेज कर सकें। ये न्यूज़ में था। अब हम लोग दालों के बारे में पढ़ेंगे ताकि हम लोग को उससे बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। प्रश्न आजकल इसी तरीके से बनता है, बेसिक चीज़ों को समझेंगे हम लोग। देखिए दलहन फसलें किस तरीके की होती है। भारत विश्व में दलहनों का सबसे बड़ा उत्पादक है। 25% वैश्विक रूप से उत्पादन करता है। उपभोक्ता भी क्या है, उपभोग भी कितना करेगा ये, 27%, ठीक है। आयात कितना करता है, 19% तक ये आयात भी कर लेता है। अब देखिए ये चीज़ें हम लोग तो फैक्ट समझ में आ गया, फैक्ट ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेंस में लिखने के लिए काम आता है, और ये प्रीलिम्स में अगर इस तरीके से कोई भी पॉइंट बन के आया, ऑप्शन बन के आया, तो आप वहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए जो दलहन फसलें होती है, ये उष्ण जलवायु की फसल है, ठीक है। और ये सभी प्रकार की मृदाओं में उपजाई जा सकती हैं। यद्यपि जो दलहनें हैं वो रबी और खरीफ, ये दोनों ऋतुओं में इसका ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, रबी और खरीफ ऋतुओं में, ठीक है। और देखिए ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक देश में शीर्ष रूप से ये जो दलहन है उसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो इतना डिटेल्स इसके लिए काफी है। आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे भारत के 30 महत्वपूर्ण खनिज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ये चर्चे में है और लगातार विश्व के अलग अलग देश भी अपने लिए महत्वपूर्ण खनिज का चयन करने लगे। ये अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखिए केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री ने खान मंत्रालय के द्वारा गठित एक विशेष दल के द्वारा तैयार किए गए भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिजों पर देश की पहली रिपोर्ट पेश की है।
मतलब अभी के ये क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, तब हम लोग इस पे बात करेंगे। न्यूज़ तो हम लोग समझ में आ गया कि अभी क्या है, भारत जो है यहाँ पे 30 महत्वपूर्ण खनिज के का न्यूज़ अभी चल रहा है। उस पे मतलब 30 ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण खनिज है जिसका ये चयन किया है अभी, तो ये न्यूज़ में है, ठीक है। और ये जो 30 महत्वपूर्ण खनिज हैं, इसको अलग से 30 महत्वपूर्ण खनिज बताने का क्या इम्पोर्टेंट है, उसी को हम लोग यहाँ पे पहले समझते हैं, उसके बाद से बाकी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि एक तो खनिज नॉर्मल टाइप का होता है। नॉर्मल टाइप का जो खनिज है, सिंपल खनिज, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं, उसके बारे में क्या क्या बातें हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये एक प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। और इनमें क्या होता है, निश्चित रासायनिक संरचना होता है, भौतिक अभिलक्षण होता है, और इनकी विशेषताएं और उपयोग के आधार पर इनको धात्विक और गैर धात्विक दो भागों में हम लोग बांटते हैं, धातु और अधातु, उसी तरीके का। तो धात्विक जो खनिज है उसमें क्या क्या होता है, धातु धातु जो धातु होता है या फिर धातु यौगिक होता है, ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसमें रहता ही है। तो हम लोग पहले धात्विक के बारे में पढ़े, धात्विक खनिज क्या होगा। धात्विक खनिज का यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं कि लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है। तो ये चार चीजें कम से कम याद रखेंगे, क्योंकि कई बार प्रश्न में आता है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अधातु है, सॉरी, मतलब इनमें से कौन सा धातु मतलब निम्नलिखित में से कौन सा अधातु है, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो वहां पे आप इस चीज को ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अधात्विक खनिज क्या होते हैं, जिनमें धातु नहीं होती है, ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे चूना, पत्थर, कोयला, अभ्रक, जिप्सम, ठीक है। तो ये हम लोग खनिज के बारे में समझे। अब हम लोग देखते हैं कि महत्वपूर्ण खनिज की हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है। देखिए महत्वपूर्ण खनिज हम लोग किसको कहेंगे, कुछ नहीं, नॉर्मल चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा जो न्यूज में जिस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है उसी हिसाब से बता देता हूँ। देखिए ये क्या होता है, आर्थिक विकास में अगर महत्वपूर्ण खनिज, किसी भी चीज का इंपॉर्टेंस कैसे है, क्योंकि वो महत्वपूर्ण है, यानी कि किस तरीके से, किस दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक रूप से, आर्थिक विकास के लिए अगर कोई खनिज इंपॉर्टेंट है तो वो महत्वपूर्ण हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अगर वो इम्पोर्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण खनिज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे देखिए, खनिजों की उपलब्धता में कमी और केवल कुछ भौगोलिक स्थानों में ही उसका मिलना, मतलब चार चीजें। पहला आर्थिक, पहला आर्थिक रूप से उसका इम्पोर्टेंस हो। दूसरा, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उसकी इम्पोर्टेंस हो। तीसरा, उसकी कमी हो, ठीक है, अगर वो कम मात्रा में मिल रहा है तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा ना, उसको हम लोग ज़्यादातर खोजबीन करेंगे, उसका उसका संरक्षण करेंगे, तो उसको हम लोग पहले एक लिस्ट बनाएंगे, तब तो वो सब चीज़ें करेंगे। चौथा चीज़ क्या हो गया, भौगोलिक स्थान, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा क्षेत्र में वो मिल रहा है जहाँ पे उसका सही से उसको निकाल नहीं सकते हैं, सही से उसका संवर्धन नहीं कर सकते हैं, तो और जल्दी से उसको मिल भी नहीं रहा है, बहुत कम रेयर जगह पे मिल रहा है, तो ये क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट तरीके का खनिज हो गया, तो वो भी महत्वपूर्ण खनिज के अंतर्गत आता है। पांचवा चीज, उसका शोधन या निष्कर्षण या प्रसंस्करण, प्रसंस्करण, ये जो प्रसंस्करण है, इसको प्रसंस्करण करने में उसको उसमें भी हम लोग को बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा कठिन है। तो ये पांच बेस पे हम लोग महत्वपूर्ण खनिज के लिस्ट में रखते हैं। किसी भी खनिज को महत्वपूर्ण खनिज में तब रखेंगे जब ये पांच जो डायमेंशंस है वो उसके अंतर्गत पूरा से मैच हो, ठीक है। अब हम लोग चलिए थोड़ा सा पीछे आते हैं, ये इतना समझ में आ गया। और क्या क्या बातें हैं, देखिए, खान मंत्रालय में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण की भी यहाँ पे समिति ने सिफारिश की है। मतलब क्या हुआ कि केंद्रीय कोयला खान संसदीय कार्य मंत्री ने खान मंत्रालय के द्वारा गठित एक विशेष दल, खान मंत्रालय के अंतर्गत एक विशेष दल को यहाँ पे दल का गठन किया गया था, ठीक है,
और वही ये गठन क्या था यहाँ पे देखिए, भारत के लिए महत्वपूर्ण खनिज, ठीक है। तो इसी के लिए इसका गठन किया गया था। गठन करने के बाद से ये लोगों ने रिपोर्ट दिया, रिपोर्ट में ये लोगों ने ये भी बताया कि खान मंत्रालय में महत्वपूर्ण खनिजों के लिए उत्कृष्टता केंद्र के निर्माण भी होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसके लिए भी इन लोगों ने सिफारिश किया है। तो वही बातें बताई जा रही है। आगे देखिए, अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा या आर्थिक विकास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रखते हुए 50 खनिजों को अपना महत्वपूर्ण खनिज घोषित किया है। यानी कि अमेरिका ने 50 खनिजों को महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पे खनिज घोषित किया। जापान ने 31, यूनाइटेड किंगडम ने 18, यूरोपीय संघ ने 34, कनाडा ने 31। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है आपको याद करना, मैं यहाँ पे इसलिए ये बताया ताकि आप ये समझ सकें कि ये जो महत्वपूर्ण खनिज है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से न्यूज़ में है, ठीक है। चलिए अब हम लोग और थोड़ा सा खनिज के बारे में देखते हैं कि ये महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, खान मंत्रालय के अंतर्गत विशेषज्ञ समिति ने भारत के 30 महत्वपूर्ण खनिजों की एक समूह की पहचान की है। अब ये जो 30 महत्वपूर्ण खनिज है उसके बारे में आप याद नहीं रख पाएंगे, लेकिन हाँ याद रखने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आप कोई सा एग्जाम देने जाए तो उसको पहले पढ़ के जाइएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत याद आ जाए, है ना। देखिए, केवल एक बार पढ़ दे रहा हूँ मैं नाम। एंटीमनी और बोरिलियम, बिस्मिथ, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, हैफनियम, इंडियम, लिथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, निकेल, पीसीई, फास्फोरस, पोटास, आरईई, रेनियम, सिलिकॉन, स्ट्रोनियम, स्ट्रोंटियम, टैटलम, टेल्यूरियम, टीन, टाइटेनियम, टंगस्टन, वेनेडियम और जिरकोनियम और सेलेनियम और लास्ट में कैडमियम। हम लोग जब 12th क्लास में थे तब इस तरीके से, शायद सॉरी 12th नहीं 10th से ही हम लोग लगभग 9-10 से ये सब चीज़ें देख रहे थे। तो ये सबको उच्चारण करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट उस समय भी होता था। तो ये जो जितना ये खनिज है अगर आपसे हो जाता है तो बार बार थोड़ा सा पढ़ लेंगे, याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला न्यूज़ क्या था। जल जीवन मिशन, ठीक है, ये अभी न्यूज़ में है। ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जब जल जीवन मिशन जब लाया गया था ना, तो उस समय उसमें टारगेट रखा गया था कि 2024 तक हम लोग जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें 100% हम लोग जल पहुंचा देंगे। अब 2023 अभी आ गया है, 1 साल बचा है, लेकिन अभी भी रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि 5% के आसपास लगभग अभी इस पे कार्य हुआ है। मतलब अभी हमारे देश के बहुत सारे गांव ऐसे हैं जो बचे हुए हैं अभी भी जल के बिना। साथ ही साथ यहाँ पे WHO ने भी एक अपने रिपोर्ट के माध्यम से ये बताया कि जल जीवन जो मिशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामाजिक, आर्थिक, हर एक चीज़, हर एक अगर हम लोग डायमेंशन से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उतना ही नहीं बल्कि ये कई बीमारियों के उपचार के लिए भी इम्पोर्टेंट है। मतलब कई ऐसे बीमारियां हैं जो कि अभी हम लोग जिससे परेशान हैं, अगर हम लोग पानी की अच्छी व्यवस्था कर दें तो वो जो बीमारियां हैं वो बीमारियां भी नहीं होंगी। तो उससे हम लोग को कहीं ना कहीं जो हम लोग वहाँ पे जितना खर्च उस चीज़ के लिए कर रहे हैं, चाहे हमारे जो जितने भी अभी जैसे यहाँ 4 लाख लोगों की यहाँ पे मौत हो जा रही है कि किस कारण से, अतिसार डायरिया के कारण से। तो ये इतने लोग हम लोग नहीं गंवाएंगे ना। तो ये अभी जो WHO है वो उसके अध्ययन के हिसाब से सारी चीज़ें न्यूज़ में चल रही हैं, ठीक है। तो वही ये बताना चाह रहा था, WHO के अंतर्गत ये सारी चीज़ें न्यूज़ में है। देखिए क्या है कि अतिसार डायरिया के कारण से होने वाली मौतों को रोकना और जल जीवन मिशन में
डायरिया से होने वाली लगभग 4 लाख मौतों को रोकने की क्षमता है। ये सब WHO का कहना है। ठीक है, अब हम लोग जल जीवन मिशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, वर्ष 2019 में इसे शुरू किया गया और ये वर्ष 2024 तक ये कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर जल की आपूर्ति की परिकल्पना की गई। इसमें मतलब 2024 तक जितने भी ग्रामीण परिवार के अंतर्गत प्रति व्यक्ति को 55 लीटर जल मिलेगा और हर घर में हर जल किस तरीके से बोलते हैं, हर घर में हर घर नल, ऐसा कुछ था। तो उसी चीज के यहाँ पे सिद्धांत पे काम करने की बात की गई थी जल जीवन मिशन में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये जो जल जीवन मिशन है ये किसके अंतर्गत है, तो जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। देखिए, यहाँ पे डायरिया का बात किया है तो कई बार देखते हैं हम लोग साइंस के अंतर्गत एग्जाम में इस तरीके से बीमारियों से प्रश्न पूछ लेता है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि डायरिया क्या है। तो डायरिया के दौरान क्या होता है, ये उल्टी, दस्त, पसीना, मूत्र और श्वास के माध्यम से पानी एवं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम तथा बाइकार्बोनेट की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो डायरिया किस तरीके का चीज है समझ में आया यहाँ से। प्लस आप ये भी देखेंगे कि ये एक जीवाणु संक्रमण है या परजीवी जीवों के कारण ये होता है। यानी कि ये सब कैसे होंगे, जिनमें से अधिकांश मल दूषित पानी से फैलते हैं। तो अब समझ में आया कि ये एक डायरिया किस तरीके का चीज है। ये यानी कि खराब दूषित पानी, दूषित भोजन, इन सभी चीजों के जीवाणु संक्रमण परजीवियों से होने वाला एक रोग है। और ये रोग जो है, देखिए एक एक पॉइंट में आपको, आप हमेशा माइंड में ना क्वेश्चन बनाते रहिए, एक एक टॉपिक भी पढ़ रहे हैं तो। जैसे आपको यहाँ से क्या समझ में आए, ये एक टॉपिक बन सकता है ना कि जीवाणु के संक्रमण से होता है या नहीं होता है। एक ऑप्शन में जो आता है 4 ऑप्शन, उसके अंतर्गत इसको एक ऑप्शन में रख सकता है। दूसरा, इसमें सबसे ज्यादा देखिए 5 साल से कम उम्र के बच्चों की ज्यादा मृत्यु होती है। मतलब 5 साल से पहले के जो बच्चे हैं उन पे ये ज्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है इसका, है ना। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर उसको ये रोग हुआ तो क्या क्या होता है उसके साथ, सोडियम की कमी, क्लोराइड, पोटेशियम बाइकार्बोनेट की कमी, जिसके कारण क्या होता है, डिहाइड्रेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सारी चीजें ये डायरिया के रोग के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। अब देखते हैं हम लोग रानी दुर्गावती के बारे में, क्योंकि ये अभी न्यूज में है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने 16वीं शताब्दी की रानी दुर्गावती के जीवन और विरासत को याद करने के लिए रानी दुर्गावती गौरव यात्रा की 6 दिवस के लिए इसका रैली शुभारंभ किया था। इनका रैली मतलब मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा ये किया गया था। 6 दिन का एक रैली किया गया था। और ये किस चीज के लिए किया गया था, रानी दुर्गावती के गौरव यात्रा के रूप में किया गया था। तो ये इस तरीके से न्यूज में है। अब न्यूज में है तो इनके बारे में हम लोग को पढ़ना जरूरी है, क्योंकि कई बार आप देखे होंगे कि हमारे जो सिलेबस है, सिलेबस प्रीलिम्स के, आप सिलेबस में भी आपको क्लियर कट दिख जाएगा कि विशेष व्यक्तित्व वाले व्यक्ति, इस तरीके की बातें आपको दिखेंगी। ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी, तो यहाँ पे इनका एक विशेष व्यक्ति है, व्यक्तित्व है इनका, तो इनके बारे में हम लोग को पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देखिए वर्ष 1524 में महोबा के चंदेल राजवंश, ठीक है, और वर्तमान में क्या है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा के पास में, वहां पे इनका जन्म हुआ था। आगे देखते हैं, चंदेलों को 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण के लिए भी बहुत ज्यादा ये प्रसिद्ध है, जाना जाता है। यानी कि जो खजुराहो मंदिर है उनका, ये जो खजुराहो मंदिर है इसका निर्माण चंदेल राजवंशों के द्वारा कराया गया था। तो यहाँ पे ये भी बातें इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद से देखिए रानी दुर्गावती जो है वो उनका विवाह जो होता है गौड़ राजा संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से हुआ।
और 1550 में पति की मृत्यु के बाद से उन्होंने बड़ी बहादुरी और साहस के साथ गढ़कटंगा राज्य पर शासन किया। तो ये याद रखेंगे, कौन सा राज्य शासन था इनका? गढ़कटंगा। आगे देखिए, गढ़कटंगा यहाँ पे था और ये कहाँ पे है? ये साम्राज्य नर्मदा नदी का क्षेत्र और उत्तरी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से में ये शामिल थे। तो इस तरीके से हम लोग इतना चीज अगर याद रखते हैं तो इतना हमारे लिए काफी, हम लोग इससे प्रश्न बनने पर हम लोग उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला न्यूज देखते हैं। देखिए, एनिमल डिस्कवरीज, इसके बारे में बताया जा रहा है। मतलब क्या हुआ है यहाँ पे कि अभी हाल ही में भारत ने अपने डेटाबेस में 664 एनिमल्स और 339 नई पेड़ पौधों की प्रजातियों को इसमें शामिल किया है। तो इसलिए ये न्यूज में आ गया है। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में है। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना है कि कौन से राज्य में कितना ज्यादा ये जीव जंतु मिले हैं। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। थोड़ा सा असुविधा के लिए, हाँ खेद है, असुविधा के लिए खेद है, क्योंकि लंबे समय से ऐसे बोलते रहने से थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है गले में, और इसमें उस तरीके से कुछ पुश करने का भी अभी तक मेरा व्यवस्था मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसमें कि मतलब पुश करते नहीं बनता है, और लंबा वीडियो होता है तो उसको एडिटिंग करने में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, इसलिए नहीं कर पाते हैं। चलिए देखते हैं आगे। देखिए, अब ये जो पौधे हैं, नए नए जो पौधे मिले हैं और नए नए एनिमल्स मिले हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन से राज्य में कितने मतलब जीव जान सबसे ज्यादा कहाँ पे मिले। तो हो सकता है यहाँ से एक डाटा, यहाँ से प्रश्न पूछ ले, तो ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा केरल में मिला है। तो केरल आपका प्रथम नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे कर्नाटक आएगा, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु आएगा, चौथे नंबर पे अंडमान निकोबार आएगा। ठीक है, तो सर्वाधिक जो नए नए जीव प्राणी ये सब जो चीजें मिले, यानी कि एनिमल्स और पेड़ पौधों की जो नई प्रजातियां मिली हैं, सर्वाधिक केरल से मिली हैं, दूसरे नंबर पे कर्नाटक। ठीक है, अब इन सब का जो है जो सर्चिंग कौन करता है, तो देखिए यहाँ पे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि ZSI के द्वारा, इनके द्वारा क्या किया जाएगा, तो इनके द्वारा एनिमल डिस्कवरीज किए जाते हैं। देखिए, न्यू स्पीसीज एंड न्यू रिकॉर्ड्स 2023। ठीक है, इस मिशन के थ्रू ये लोग काम करते हैं, और ये लोग क्या करते हैं, केवल एनिमल्स के बारे में, नए नए एनिमल्स जो हैं उनके बारे में इनका खोज होता है। कौन? जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। उसी तरीके से बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया BSI के द्वारा प्लांट का डिस्कवरी किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के बारे में। देश के जंगली पौधों के संसाधनों का वर्गीकरण और पुष्प संबंधी अध्ययन करने के लिए पर्यावरण वन मंत्रालय के तहत एक शीर्ष अनुसंधान संगठन है, और इसकी जो स्थापना है 1890 में हुई थी, और इसके 9 क्षेत्रीय मंडल और मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता में स्थित है। ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के बारे में, ZSI के बारे में।
ये भी पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है, जो कि 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। हमारे आज़ादी से पहले ही इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है। जंतु विविधता पर ज्ञान की उन्नति के लिए अग्रणी जीव जंतु सर्वेक्षण और संसाधनों की खोज का एक राष्ट्रीय केंद्र है ये। इसका भी मुख्यालय कोलकाता में और इसके 16 क्षेत्रीय स्टेशन है। ठीक है। तो इसके बारे में अगर कोई सा भी प्रश्न है तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा, नोट्स बेहतर तरीके से बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आर्टेमिस मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्रश्न तो इसके वर्ड से बन जाएगा कि आर्टेमिस मिशन जो है, आर्टेमिस मिशन जो है वो किससे संबंधित है। पहला प्रश्न ऐसे ही बन जाएगा एक, तो ध्यान रखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में। थोड़ा हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे तो ये याद हो जाएगा आपको। देखिए नेशनल, ये अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा, तो नासा ने अपने आर्टेमिस 1 मून मिशन के परीक्षण के लिए फ्लोरिडा संयुक्त राज्य अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर में लॉन्च पैड तैयार किया है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। ठीक है। आगे देखते हैं अब आर्टेमिस मिशन क्या है। आर्टेमिस मिशन जो है नासा के आर्टेमिस मिशन जो है, मतलब यहाँ पे आर्टेमिस मिशन, ठीक है, को चंद्र अन्वेषण की अगली पीढ़ी के रूप में जाना जाता है। मतलब यहाँ पे हम लोग एक चीज समझ गए कि जो आर्टेमिस मिशन है ये चंद्र से संबंधित है, यानी कि चंद्रमा में हम लोग अन्वेषण करना चाहते हैं एक अगली पीढ़ी के रूप में, मतलब वहां पे हम लोग एक नया पीढ़ी वहां भी बनाना चाहते हैं, तो उसके खोज के से संबंधित ये मिशन है। इतना हम लोग को समझ में आ गया यहाँ से। अब आगे देखिए, यह जटिल मिशनों की एक श्रृंखला में पहला है जो कि चंद्रमा तथा मंगल पर मानव के अन्वेषण को सक्षम बनाएगा। उसके बाद से आर्टेमिस चंद्रमा अन्वेषण कार्यक्रम, ये कार्यक्रम भी है। इसके तहत क्या होगा कि नासा वर्ष 2024 में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, वर्ष 2024 तक पहली महिला और पहले पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना बना रहे हैं। ठीक है। तो आर्टेमिस मिशन सबसे पहला किससे संबंधित है, चंद्रमा से संबंधित है। और आर्टेमिस मिशन यहाँ पे उसका मतलब किसके द्वारा ये सब तैयार किया जा रहा है, नासा के द्वारा। तीसरा चीज यहाँ पे याद रखेंगे कि जो आर्टेमिस मिशन है इसके माध्यम से नासा जो है वर्ष 2024 तक पहली महिला और पहले पुरुष को चंद्रमा पर भेजने की योजना भी बना रहा है। तो ये 3 चीजें इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। नासा रोबोट और अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा अन्वेषण में सहायता के लिए सतह पर आर्टेमिस बेस कैंप और चंद्रमा की कक्षा में एक गेटवे स्थापित करेगा। ये सब उसी के अलग अलग पॉइंट्स हैं, तो आप चाहें तो याद रख सकते हैं ये सब चीज़ों को भी। ठीक है। यह गेटवे नासा के स्थायी चंद्र संचालन का एक महत्वपूर्ण घटक है और यह चंद्रमा की परिक्रमा करने वाले बहुउद्देशीय दूरवर्ती स्थान के रूप में कार्य करेगा। ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि अभी यहाँ पे न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चे में है कि केरल सरकार और केरल के गवर्नर के मध्य विवाद हुआ है। ठीक है। किस बात पे विवाद हुआ है, देखिए अभी कुछ समय से और लगभग ये हर एक राज्यों में थोड़ा बहुत होते ही रहता है, गवर्नर और जो सीएम हैं उनके बीच में ये सब थोड़े से परेशानियां होती रहती हैं राज्य सरकार के अंतर्गत। क्यों होती हैं, अभी हम लोग जैसे केरल के एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो राज्यपाल हैं, हम लोग साधारण भाषा में हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे राज्यपाल के बारे में भी, लेकिन राज्यपाल यहाँ पे क्या है, संवैधानिक प्रमुख है राज्य के अंतर्गत। राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे प्रसाद पर्यंत यहाँ पे इनका क्या किया गया है, इनको पद यहाँ पे मिला हुआ है। तो ये संवैधानिक तरीके से क्या सेंटर से डायरेक्टली यहाँ पे है, इस सरकार को मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने वाली सरकार क्या है,
चुनाव के द्वारा चुनाव जीत करके जो सीएम है, जो उनका दल है यहाँ पे काम कर रही है, कार्यकारी प्रमुख हैं वो लोग। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब जो राज्य सरकार है और जो उनकी कैबिनेट है मिल करके अगर किसी कानून का यहाँ पे निर्माण करती है, किसी विधेयक को यहाँ पे बनाती है, तो हमारे संविधान के अनुसार ये बातें हैं कि जो अधिनियम है, अधिनियम बनने के बाद से कहाँ जाएगा, राज्य में बन रहा है तो वो जाएगा राज्य के पास, राज्यपाल के पास। राज्यपाल वहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे, फिर वो कम्प्लीटली आगे बढ़ जाएगा। ठीक है। अब मामला यहाँ पे ये हो रहा है कि जब राज्य सरकार किसी भी विधेयक को लेकर के आ रही है गवर्नर के पास, तो गवर्नर उसको साइन ही नहीं कर रहे हैं, इस तरीके का न्यूज आ रहा है। ठीक है। अभी लगभग 9 ऐसे विधेयक हैं जिन पे गवर्नर जो है अभी कोई कुछ जवाब ही नहीं दे रहे हैं, आने के बाद से रख लेते हैं उसको। तो इस चक्कर में क्या है, जो केरल की सरकार है ये परेशान हो गई है और ये अभी सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय ले रही है। अभी कुछ समय बाद से सुप्रीम कोर्ट जाएगी केरल सरकार, तो अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में लगातार आने वाला है ये। तो हम लोग थोड़ा सा इसका बेसिक चीज़ें और पढ़ लेते हैं ताकि हम लोग आगे और न्यूज़ में जब आए तो हम लोग और अच्छे से उसको बार बार रिवाइज करके क्लियर करते रहें। ठीक है। देखिए, राज्यपाल और राज्य समन के बीच में विवाद किस तरीके से होता है तो हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। राज्यपाल की परिकल्पना एक गैर राजनीतिक प्रमुख के रूप में होता है, जिसमें मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना चाहिए, इस तरीके की बातें होती हैं। हालांकि राज्यपाल को संविधान के तहत कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी प्राप्त हैं। राज्यपाल क्या है, गैर संवैधानिक प्रमुख है ये। ठीक है। और इसको मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुरूप काम करने की बातें कही गई हैं संविधान में। प्लस राज्यपाल को कुछ कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी मिली हुई हैं। कैसी शक्तियां विवेकाधीन, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी बताई कि जो विधेयक है उसको रख लिए यहाँ पे राज्यपाल, इनका विवेकाधीन शक्ति है कि वो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, अभी मैं बताऊंगा आगे। प्लस इनको कुछ जैसे जेल वगैरह में कैदियों को रिहा करना चाहे, उनको थोड़ा सा सजा कम करना, तो ये सारी चीज़ें जो है शक्तियाँ विवेकाधीन शक्तियाँ हैं। ठीक है। आगे और हम लोग देखेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए जो ये शक्तियाँ हैं उन्हीं के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। राज्य विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को स्वीकृति देना या रोकना क्या है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। किसी पार्टी को बहुमत साबित करने के लिए आवश्यक समय का निर्धारण करना गवर्नर का यानी कि राज्यपाल का विवेकाधीन शक्ति है। आमतौर पर किसी चुनाव में त्रिपुष जनादेश के बाद बहुमत साबित करने के लिए सबसे पहले किस पार्टी को आमंत्रित करना है, इसके बारे में भी बताना। ठीक है। ये सारी चीज़ों को किसको पहले आमंत्रित करना है, नहीं करना, ये सब राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के अंतर्गत आती है। तो ये यहाँ से 3 पॉइंट आपको मिलेंगे, याद रखिएगा। ये सारी चीज़ें प्रश्न यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनने की संभावना है। चलिए आगे देखते हैं, इसी के बारे में अभी और अच्छे से पढ़ना है हम लोग को अभी। तो देखिए, राज्यपाल के बारे में अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। केरल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आरिफ मोहम्मद खान। सीएम कौन है, देखिए, अगर आप लोग एक कोई भी आप लोग जो लोग भी हो, अगर एक लोग को भी अगर ये चीज़ बताते हैं तो प्लीज़ अगर आपको याद है तो कमेंट करके एक बार बताइए, उससे ये भी पता चलेगा कि अभी तक आप एक्टिव हैं, सो नहीं रहे हैं। ठीक है। तो और आपको अच्छा भी लग रहा है तो बस आप सीएम का नाम लिख दीजिए, उतने में मैं समझ जाऊंगा कि आप रियल में इन्वॉल्व होकर के मेरे साथ आप लगातार पढ़ रहे हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब राज्यपाल के बारे में। अनुच्छेद 153 सबसे पहला संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद यहाँ पे याद रखेंगे, ये राज्यपाल के प्रावधान के बारे में बात करती है। अनुच्छेद 153, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों को राज्यपाल बनाया जा सकता है। देखिएगा कई बार प्रश्न में ये टॉपिक्स आया हुआ है ऑप्शन के रूप में। ठीक है। मतलब एक ही व्यक्ति 2 स्टेट का राज्यपाल बन सकता है। ठीक है। नामित व्यक्ति, ये जो व्यक्ति होता है नामित व्यक्ति होता है और जिसे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। वह राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह
मानने के लिए बाध्य और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, देखिए एकदम इसी तरीके से एक्टिव रह करके पढ़ना है। ठीक है, आप अभी लगातार अगर डेडिकेशन से बने हुए हैं तो बहुत बहुत आपको बधाई हो, आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा हो सके यहाँ से आप नोट्स बना लीजिए। डेली डेली पढ़ेंगे ये तो मैं नहीं ला पाया था, इसलिए इतना ज़्यादा बड़ा वीडियो हो गया है। बाकी डेली अब आएगा वीडियो। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अनुच्छेद 157 और 158 के तहत राज्यपाल का पद यहाँ पे की पात्रता के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। क्या क्या बातें हैं? पहला तो वो भारत की नागरिक हो, यदि कोई राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके लिए कंडीशन है आयु कम से कम 35 वर्ष हो, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण न करता हो। ठीक है, तो इतने सारे कंडीशंस हैं, याद रखेंगे। कुछ और बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। देखिए, राज्य विधेयकों पर राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, कंडीशन क्या है, यहीं पे मेन प्रॉब्लम तो यहीं से हो रहा है ना, हम लोग इसके बारे में जानना जरूरी है। ये अनुच्छेद 200 में बताया गया है। ठीक है, कि राज्य की विधानसभा के द्वारा पारित विधेयक को सहमति के लिए राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगी। अब राज्यपाल की क्या शक्तियां हैं, तो वो सहमति दे सकता है, सहमति को रोक सकता है, या सहमति को राष्ट्रपति के द्वारा विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रख सकता है। यानी कि राष्ट्रपति समझेंगे ये थोड़ा सा विवादित चीज लग रहा है, तो ऐसा सोच करके, ऐसा करके, बोल करके क्या है, जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए उसको संरक्षित कर लेते हैं। राज्यपाल सदन या सदनों के द्वारा पुनर्विचार का अनुरोध करने वाले संसद संदेश के साथ विधेयक को वापस भी कर सकते हैं। यानी कि पुनर्विचार कर सकते हैं, रोक सकते हैं, साइन कर सकते हैं, राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं। राज्यपाल की इतनी शक्तियां हैं विधेयक के मामले में। ठीक है, अब यहाँ पे जो अनुच्छेद 201 है ये राष्ट्रपति के बारे में है, कि जब राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजेंगे तो इनके पास क्या क्या शक्तियां होती हैं, क्या क्या होती हैं। देखिए, राष्ट्रपति विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए, यहाँ से देखते हैं, जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित होता है तो राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे सकता है या उसको रोक लगा सकता है। ये भी राष्ट्रपति के यहाँ पे राष्ट्रपति का भी अधिकार ऐसा है। और राष्ट्रपति विधेयक पर पुनर्विचार करने के लिए राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के विधानमंडल के सदनों को वापस भेजने का निर्देश भी दे सकता है। तो ये राष्ट्रपति के अधिकार है यहाँ पे, और यहाँ पे राज्यपाल के। क्लियर हो गया? चलिए अब आगे देखते हैं और क्या क्या न्यूज़ है। देखिए, लगभग अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ये लास्ट है, तो आप इतना देर तक धैर्य रखें। अगर आपको करना है तो आप रखेंगे ही, है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है। आदमी पूरा दिन भर लगातार लगा हुआ है, अपने पूरा जी जान लगा करके रखा हुआ है अपने सपने के लिए, है ना। मैं खुद अभी तक बैठा हुआ हूँ दिन भर से, तो इतना करना पड़ता है। इसके बाद आपको बहुत अंदर से संतुष्टि आता है, खुशी आता है कि आप रियल में मेहनत किए। ठीक है, चलिए अगला और लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, पैंगोंगत्सो लेक। ठीक है, लेक यहाँ पे भूल गया मैं, लेक लिखना था। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा विवाद चल रहा है, और लगातार आप देखे होंगे चलते ही रहता है कहीं ना कहीं उस तरीके से, क्योंकि ये जो कहाँ पे है, ये भारत चाइना बॉर्डर के बीच में, लेह लद्दाख के एरिया में, तो लगातार वहाँ पे बेस कैंप बन रहा है, तो उसके कारण से विवाद चल रहा है, तो लगातार चल ही रहा है कुछ ना कुछ। तो अभी जो है यहाँ पे पैंगोंगत्सो लेक, यहाँ ये विवादित स्थिति में है। क्यों है? देखिए, हाल ही में यह पाया गया कि चीन पैंगोंगत्सो पर नया पुल बना रहा है, जो झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों के 20 तथा एलसी का क्या मतलब है, वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब सैनिकों को तेजी से तैनात करने के लिए एक अतिरिक्त धुरी प्रदान करेगा। यानी कि अभी न्यूज़ में इसीलिए है
देखिए क्या हो रहा है ना कि आप देखिए, पहले मैप में भी, यहाँ पे मैप भी देख लेते हैं इसको, और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे है ये पैंगोंग त्सो लेक है, ठीक है, ये वाला क्षेत्र, ये हमारे इंडिया का लास्ट, ये वाला जम्मू कश्मीर का लास्ट बॉर्डर है। और यहाँ पे जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC है ये वाला, ठीक है। तो चाइना क्या कर रहा है, ये वाले क्षेत्र में हमारे और आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहा है इधर से, है ना। तो वो क्या कर रहा है ना, इस क्षेत्र में ना पूरा गांव बसाने लग गया, मतलब इधर का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा कर दिया है। क्योंकि अगर वो इस क्षेत्र में, बॉर्डर क्षेत्र में जितना ज्यादा डेवलपमेंट करेगा, यहाँ लोग रहेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, तो धीरे धीरे क्या है, और यहाँ का क्षेत्र कैप्चर करते जाएगा हमारे एरिया में, और धीरे धीरे उसका बिजनेस बढ़ने लगे, यहाँ पे लोग रहने लगेंगे, तो हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते, धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है। तो वहां पे यही प्लान चल रहा है चाइना का। तो अभी जो है, जो पेंगोंगसो लेक है, उस पे अब यहाँ पे पुल बना रहा है, तो और लोग अब यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे डेवलप करते जाएगा यहाँ पे। तो ये सारी चीजें चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी कारण से जो लेक है ये इंपॉर्टेंट हो गया। तो हम लोग लेक के बारे में अब पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं लेक के बारे में। पेंगोंगसो लद्दाख हिमालय में 14,000 फुट से अधिक ऊंचाई पर स्थित एक लंबी, संकरी, गहरी और एंडोर्फिक यानी कि लैंडलॉक झील है, सब तरफ से बंद एक झील है। पेंगोंगसो का पश्चिमी यहाँ पे पश्चिमी छोर लेह के दक्षिण पूर्व में 54 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। देखिए यहाँ पे ये वाला जो, सॉरी इधर, हाँ यहाँ पे जो मैप आप देख रहे हैं, तो मैप में आप देखेंगे कि लेह है, लद्दाख है, तो लेह के किस साइड में है, ये पूर्वी साइड में है, और थोड़ा सा दक्षिण यानी कि दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में है ये। और लद्दाख का क्षेत्र देखेंगे तो लद्दाख के पूर्व में है ना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है उसमें, केवल इतना ध्यान रखेंगे कि ये जो डिस्प्यूट है किस क्षेत्र में है, उतना ही में आप, ज़्यादातर प्रश्न यहाँ से नॉर्मली लोकेशन से ही आता है, कौन से राज्य में है इस तरीके से पूछेगा। और एक चीज़ और बढ़िया ट्रेंड अच्छा लगता है, वो कभी कभी आप अगर प्रीलिम्स का क्वेश्चन आप देखे होंगे, तो कैसे पूछता है कि निम्नलिखित में से हाल ही में चर्चित एक स्थान जहां जल खारा होने के कारण से इसमें मछली एवं अन्य कोई जलीय जीवन नहीं है, परंतु इसके प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। इस झील का 45 किलोमीटर का क्षेत्र भारत में स्थित है। यह क्षेत्र, मतलब ये सभी बातें किस बारे में की जा रही है, यानी कि कौन से लेक के बारे में की जा रही है। इस तरीके से आजकल प्रश्न बनता है, अच्छा लगता है पढ़ने में, लेकिन आपको याद रहेगा तब आप बता सकते हैं, है ना। जैसे कि क्या था, एक तो वैली, उससे एक प्रश्न बना हुआ था, आप ध्यान दिए होंगे तो, है ना। मतलब एक फूलों का एक गार्डन, उसके बारे में कुछ प्रश्न किस तरीके से बना था याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आजकल ऐसा भी प्रश्न बन रहा है। चलिए देखते हैं आगे, और कुछ कुछ बातें देख लेते हैं। यहाँ पे लास्ट है ये, बस खत्म हो गया। देखिए 135 किलोमीटर लंबी यह झील बूमेरांग, ठीक है, बूमेरांग के आकार में 604 वर्ग किलोमीटर फैली हुई है। खारे पानी की यह झील शीत ऋतु में जम जाती है और यह आइस स्केटिंग और पोलो के लिए उत्तम स्थान है, ठीक है। उसके बाद से इसका जल खारा होने के कारण से मछली और अन्य कोई जलीय जीवन नहीं है, परंतु यह कई प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रजनन स्थल है। यह झील, इस झील का 45 किलोमीटर क्षेत्र भारत में स्थित है, जबकि 90 किलोमीटर क्षेत्र चीन में पड़ता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील के मध्य से गुजरती है। इतने सारी चीजें इसमें बता दिया कि समझ में नहीं आएगा, तो देखिए अब इसको थोड़ा सा मैं एकदम क्लियर कर देता हूँ। पहला पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ पे देखिए, जैसे कि ये पेंगोंगसो लेक जो है ना,
ये सबसे पहले यहाँ ध्यान रखिएगा आप कि ये लोकेशन क्या है इसका। जैसे ये लेह के उत्तरी दक्षिण में पड़ रहा है, लद्दाख के पूर्व में पड़ रहा है, तो ये याद रखिएगा पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट इसके फैक्ट के बारे में देखिए। जम्मू कश्मीर पड़ता है, सारी चीज़ें याद रखेंगे उसमें। और उसके बाद से देखिए यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि खारे पानी की ये झील है, शीत ऋतु में जम जाती है। एक एक पॉइंट याद रखना है, छोटा छोटा पॉइंट, यही प्रश्न बनता है प्रीलिम्स में। और ये आइस स्केटिंग और पोलो खेलने के लिए एक उत्तम स्थान है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से यहाँ पे ये वास्तविक नियंत्रण रेखा इस झील को मध्य से काटती है। देखिए यहाँ पे हम लोग देखे भी हैं मैप में, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये वाला। तो मैं पहले इसको मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे बीच से ये जा रहा है ना, ये ऐसे करके बीच से लाइन ऑफ कंट्रोल, तो इसको बीचों बीच से काट रहा है ये, है ना। तो इसलिए हम लोग इसको यहाँ से ध्यान रखेंगे। इस तरीके से पूछ सकता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कौन से लेक को बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने 2, 3 और 4 जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिया है। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि अब ऐसा कोई स्थिति ना है, डेली का डेली हम लोग क्लियरली अच्छे से जितने करंट अफेयर्स हैं जो इम्पोर्टेंट द हिंदू में आए हैं उन सभी चीज़ों को हम लोग क्लियर करें। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ तक आप लोगों ने अच्छे से देखा समझा। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हम लोग इस तरीके से अब पढ़ने वाले हैं और हम लोग पूरा अपने यूपीएससी और स्टेट पीसीएस पे फोकस करके ये न्यूज़, जितने भी इस तरीके की न्यूज़ आएंगे, करंट अफेयर्स आएंगे, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।